भुट्टो साहब ने अप्रैल 1977 में एक इलेक्शन कॉल की। हालांकि इलेक्शन जो थी वो जून में ड्यू थी, उन्होंने 3 महीने पहले इलेक्शन कॉल कर ली। उनका जो तज्जिया था वो ये था कि इस वक्त मैं बड़ा पॉपुलर हूँ तो मैं अभी इलेक्शन कॉल करता हूँ। तो अप्रैल ऑफ 1977 में उन्होंने इलेक्शन कॉल कर ली। इलेक्शन हो गई, वो इलेक्शन हो गई अप्रैल में, और जब हो गई तो उसमें ऑपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया और जो भुट्टो साहब जीत गए, हैंड्स डाउन ठीक ठाक जीत गए। तो ऑपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि 20-25 सीटों के अंदर रिगिंग हुई है। तो भुट्टो साहब ने पहले तो ये बात नहीं मानी, फिर ऑपोजिशन ने एक मूवमेंट चलाया, और जब ऑपोजिशन ने ये मूवमेंट चलाया तो वो मूवमेंट भुट्टो साहब ने उसको क्रश करने की कोशिश की। भुट्टो साहब कामयाब नहीं हुए। वो जो ऑपोजिशन पीएनए का मूवमेंट था, नेशनल अलायंस का, 9 जमातें या 11 जमातें थी, ये सारी इकट्ठी हो गई, 11 जमातें थी, ये सारे इकट्ठे हो गए, सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक मुहिम चलाई। मुहिम की जो लीडरशिप थी वो जमात इस्लामी कर रही थी। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तारीख में जमात इस्लामी ने बेसिकली दो दफ़ा इस किस्म की मुहिम चलाई है। एक अर्ली 50s में और वो कादियानियों के ख़िलाफ़, और उसके बाद ये 1977 में उन्होंने मिलकर, उस वक्त सबसे लीडिंग रिलीजियस पार्टी थी जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी की वजह से ये एक क्योंकि उनके जो कारकुन थे वो बड़े ऑर्गेनाइज थे। रिलीजियस पार्टीज़ के लोग में बड़ी डिसिप्लिन होता है, बड़ी, और उस वक्त उनको इमदाद भी मिल रही थी फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज़। तो वो उन्होंने ये लीड किया था। तो इसलिए इल्ज़ाम ये लगना शुरू, भुट्टो साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा हूँ और 1974 में इसकी इब्तदा हुई थी, और मैं एक 30 नया ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ, इस्लामिक ब्लॉक। उस वक़्त नेहरू ने हिंदुस्तान के अंदर एक, और मिल के टीटो और जमाल अब्दुल नासिर, इन लोगों के साथ मिल के और सुकारनो के साथ मिल के एक नॉन अलाइंड, इंडिया ने जो नॉन अलाइंड ब्लॉक बनाया हुआ था उसके बरक्स एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ऑपोजिशन आ रही थी। तो ये 2 इश्यूज थे जिसके ऊपर भुट्टो साहब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को नाराज़ किया था, और मगर कोई इस किस्म की पेशकदमी नहीं हुई थी कि उनको निकाला जाए। ये तो जमात इस्लामी ने ये चीज़ लीड की थी और ये ऑपोजिशन करती है, मगर कभी इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। इल्ज़ाम भुट्टो साहब ने ये ज़रूर लगाया था, कागज़ वही इसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब ने ये कि जी मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है कि ये अमेरिका इसके पीछे है, मुझे निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एटम बम जो है ना उसका प्रोग्राम शुरू किया है और इसलिए ये सारा कुछ करने चाहते हैं। अब बात यह है कि इसके ऊपर फिर बाद में एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग निकली, वो ये कि उस वक़्त की आईबी ने एक रिपोर्ट दी जो कि अभी तक हमने कभी सुनी नहीं है। सिर्फ इसका हवाला दिया जाता है कि उस वक़्त के जो सफ़ीर थे, अमेरिकन सफ़ीर थे जो कि इस्लामाबाद में थे, ये कहा जाता है पीपल्स पार्टी सोर्सेज से कि उनकी एक टेप है जिसमें वो ये कहते हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसी को फ़ोन करके और कहते हैं कि द पार्टी इज़ ओवर। मतलब है कि जो भुट्टो साहब की छुट्टी होने जा रही है, द पार्टी इज़ ओवर। जब ये मार्शल लॉ लग गया उन्होंने कहा जी पार्टी इज़ ओवर। अब इसकी आज तक हमने तो इसकी टेप रिकॉर्डिंग सुनी नहीं जिसमें यह है द पार्टी इज़ ओवर, मगर ये एक मिथोलॉजी बन गई है। ये एक आम लोगों के अंदर, उस वक़्त के जो सियासी लोग थे, जी भुट्टो साहब ने ये बात कही थी कि ये देखें जी अमेरिकन ये कर रहे हैं। जैसे खान साहब ये ख़त बना रहे हैं जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, हमने तो नहीं देखा, हमें पता हो तो उसमें क्या है क्या नहीं उसके। और इसी तरीके से भुट्टो साहब ने कह दिया जी कि एक रिपोर्ट है जो कि कहती है कि पार्टी इज़ ओवर, तो अमेरिकन ने। तो आपने जो हवाला दिया उस वक़्त भी ये इल्ज़ाम अमेरिका पे लगा था कि जी अमेरिका इसके पीछे है, फंडिंग अमेरिका कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो कर रहा है। तो इस किस्म की बातें चलती हैं। जब किसी की छुट्टी कराई जाए तो वो अपने हक़ में या अपनी हिमायत में कोई ना कोई साजिश की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ तो ये साजिश हुई, फलाना हुआ, टिकड़ा हुआ। तो ये है, अब इसके अंदर कितना सच है और कितना नहीं है आई कांट से, बिकॉज ये एविडेंस कभी प्रेजेंट नहीं हुई, हमने कभी देखी नहीं, मैंने तो नहीं देखी। इसका हवाला दिया जाता है। जैसे अब खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास बड़े राज हैं। कौन से राज हैं जो कि उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किए? अब ये ख़त वाला रवाज बात तो कर दी उन्होंने, अब इसमें और क्या रह गया है?
اب ان کے جو تعلقات تھے فوجی لیڈرز کے ساتھ، وہ تو خود پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے یہ ہے وہ ہے، اور کون سے راز ہیں جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے اپنے دل کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کے سارا ڈرامہ ہے۔ یہ ان کی عادت ہے کہ ہر سٹیج پہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ان کی بات نہیں سنی جاتی تو یہ ایک نیا ڈرامہ کر دیتے ہیں، اور یہ ایک اور ڈرامہ ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے، کوئی راز نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کی جان کو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ان کو تو کوئی گرفتار نہیں کر سکتی کوئی حکومت، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں، کوئی ٹھیک تکڑا کیس نہیں کوئی بنا سکتا، اتنا خوف ہے ان کا ریاست کے اداروں کے اندر، یا سپورٹ ہے ابھی بھی، جو بھی آپ سمجھے۔ تو یہ کہ جی مجھے ایلیمینیشن کی مجھے بڑی ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہے۔ ارے بھائی، آپ کو کون ڈیتھ تھریٹس دے گا؟ آپ تو بیسٹ فرینڈز ہیں طالبان کے ساتھ، آپ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ملٹری ایکشن ان کے خلاف جو ہوا میں تو ان کے حق میں نہیں تھا۔ تو آپ تو اس وقت اور کون کچھ کرے گا آپ کے خلاف؟ طالبان ہی ہیں جن کے پاس اس کے، اور کون آپ کو اسیسینیٹ کرے گا یا آپ کو خطرہ کسی سے؟ کوئی ایویڈنس ہے اس کی؟ کوئی ایویڈنس ہے تو بتائیں نا، ایویڈنس ہے تو دے دیں۔ جیسے دیکھیے، محترمہ نے بھی یہ بات کہی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ بس ایویڈنس کہاں ہے؟ ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اب بات یہ ہے کہ کبھی ایویڈنس ہوتی ہے، کبھی سنی سنائی بات ہوتی ہے، کبھی ویسے ہی خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اینڈ سو آن۔ کچھ لوگ آ کے کان میں بات ڈال دیتے ہیں کہ فلانے بڑے ناراض ہیں، وہاں یہ بات ہو رہی تھی۔ 35 پنچر کا الزام لگا دیا، 4 سال چلتا رہا، ایویڈنس کوئی نہیں ہے ابھی، اور وہ جناب ایک حقیقت بن گئی کیونکہ خان صاحب نے اس کو اتنی دفعہ کہا۔ تو یہ اسی قسم کا ڈرامہ ہے۔